हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्रेंज एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, जो कि CO2 फिक्सेशन का एक अल्टरनेट पाथवे को सपोर्ट करता है। क्रेंज एनाटॉमी के द्वारा जो एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म कंप्लीट होती है वो है आपकी C4 साइकिल। C4 साइकिल से रिलेटेड हमने कई बातें जान ली थी कि कोट्स व हेड चेक ने गन्ने में इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जबकि इसका डिस्क्रिप्शन दिया हैच व फ्लैक ने, अतः इसे हैच एंड फ्लैक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रथम कार्बनिक उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है, अतः इसे C4 साइकिल कहते हैं। क्योंकि बनने वाला प्रथम उत्पाद ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है, अतः इसे हम यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, अतः हम इसे DCA डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि C4 साइकिल क्या है। हमने कहा कि C4 साइकिल जिनमें पाई जाती है उन पादपों को C4 प्लांट्स कहते हैं, और इनमें विशेष एनाटॉमी जो उपस्थित होती है उसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं CO2 जो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है। और इस डायग्राम को आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेसोफिल सेल, और नीचे वाली जो है बंडल स्थित वाली कोशिकाएं हैं। और हमने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम भी हमारा यही था। यहाँ पर हमारे वेस्कुलर बंडल थे, देन मेसोफिल सेल्स, देन बंडल फेथ और मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है मेसोफिल सेल्स जो अपर साइड पर प्रेजेंट हैं, और नीचे की तरफ हैं बंडल फेथ सेल्स। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है और क्या क्या अपने को यहाँ पर यूज में आ रहा है, क्योंकि इसी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल्स। ये भी हम इसी डायग्राम के थ्रू प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्सेप्टिंग कंपाउंड है जो सबसे पहले ग्रहित कर रहा है CO2 को, वो है आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने इसे सबसे पहले ग्रहण किया। ग्रहण करने के पश्चात मेसोफिल सेल्स में ही ये मैकेनिज्म हो रहा है। PEP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पर CO2 को ले रहा है, PEP एक 3 कार्बन कंपाउंड है। जब ये CO2 का अधिग्रहण करता है तो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एक 4 कार्बन युक्त पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये प्रथम स्थायी उत्पाद है C4 प्लांट्स का, अतः हम इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। 4 कार्बन युक्त होने के कारण C4 साइकिल, 2 कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण हम इसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने के पश्चात ये ज़्यादा देर स्थायी नहीं रह पाता, और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। तो कुछ समय पश्चात ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, याद रखिएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में स्वांगीकृत ऊर्जा जो थी NADPH2 उसका उपयोग कर मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो PEP देन OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड से यहाँ पर कुछ समय पश्चात ये परिवर्तित हो जाता है मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बंडल शीथ में। जी हाँ, पुलाच्छद कोशिकाओं में ये मैलिक एसिड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब ये मैलिक एसिड इस पुलाच्छद या बंडल शीथ सेल्स में आता है तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होने के पश्चात ये फॉर्म होता है पायरुविक
एसिड में। जी हाँ, पायरुविक एसिड PA पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर दो NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान में देने योग्य बात है, यहाँ जो ये CO2 फॉर्म होती है, जो रिलीज होती है, ये रिलीज CO2 क्योंकि C3 साइकिल में ये एंटर हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पर कहें जिन पादपों में C4 साइकिल पाई जाती है उनमें C3 साइकिल भी आवश्यक रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर ये जो CO2 है वो CO2 यहाँ से अधिग्रहित कर ली जाती है RUBP द्वारा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट द्वारा। तो यहाँ 2 बार CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है, ये अपने को याद रखना है। यानी C4 साइकिल में 2 बार CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है। यहाँ से मैलिक एसिड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पायरुविक एसिड वापस से बंडल स्थित से मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किंतु फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एंटर होने के दौरान यहाँ पर ATP का उपयोग होता है और ये ATP यहाँ पर टूट करके AMP, याद रखिएगा मैं ADP नहीं बोल रहा हूँ, AMP और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर AMP और IPP में इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात यहाँ पर मैं वापस दोहराना चाहूँगा, यहाँ एक ATP अतिरिक्त रूप में खर्च होती है, एक ATP अतिरिक्त रूप में खर्च होती है। जब हम बात करते हैं C3 साइकिल की तो वहाँ पर 6 CO2 यूज में आता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 6 CO2 यूज में आता है, 6 बार ये साइकिल कंप्लीट होकर के एक हेक्सोज शुगर का निर्माण करती है, तो यहाँ पर 6 ATP का अतिरिक्त उपभोग हो जाता है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, C3 साइकिल जो हमने पढ़ी थी वहाँ पर 12 ATP प्लस 12 NADPH2, यानी 36 प्लस 12 18 ATP और 12 NADPH2 के रूप में यहाँ पर खर्च हो रही थी। जबकि यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 ATP का अतिरिक्त उपभोग हो रहा है। तो ये ATP का जो उपभोग है वो इसके कंपैरिजन में भी काम आएगा। अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट मैनर में यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ वो आप देखिएगा। हम यहाँ पर इसे याद करने के लिए क्या करें, PEP फर्स्ट रिसेप्टर जिसने सबसे पहले ग्राही के रूप में काम किया, OAA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ओ से MA बना, ये MA डायरेक्ट यहाँ पर हुआ, माँ से कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप पा में, और PA वापस मेसोफिल सेल्स में गया और यहाँ पर ATP के उपभोग कर ये काय में कन्वर्ट हो गया PEP में। तो अर्थात पा, बस सिर्फ यहाँ पर आपको 3 वर्ड याद रखने। PEP प्रथम ग्राही है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में प्रथम उत्पाद के रूप में ये कन्वर्ट हुआ, OAA से यहाँ पर MA में कन्वर्ट हुआ, MA या एस्पार्टिक एसिड में, MA से PA और PA से पुनः PEP। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चक्र कंप्लीट होता है। अपने को याद रखना है जिन पादपों में C4 साइकिल पाई जाती है उनमें C3 साइकिल भी अवश्यंभावी रूप से पाई जाती है, क्योंकि जो CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलता है CO2 मॉलिक्यूल को यहाँ पर RUBP ग्रहण करता है। ये तो रही आपकी हैच एंड फ्लैग साइकिल की बात। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं C4 पादपों की।
तो C4 पादपों की जब बात करते हैं तो C3 पादपों में 1 मोल CO2 के अपचयन करने के लिए 3 ATP की आवश्यकता होती है, जबकि C4 पादपों में 1 मोल CO2 के अपचयन के लिए 5 ATP की आवश्यकता होती है। अर्थात मैं यहाँ पर 3 × 6 करूँ तो ये 18 ATP आता है, जबकि यहाँ पर ये ATP यहाँ पर अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 3 के स्थान पर 5 × 6 = 30 ATP प्लस 12 NADPH2 यहाँ पर उपयोग में आते हैं, जबकि यहाँ पर आते हैं 18 ATP प्लस 12 NADPH2 का उपभोग होता है। सरल शब्दों में यदि हम समझें तो C3 पादप में 1 मोल CO2 को अपचित करने के लिए 3 ATP, जबकि C4 पादपों में 1 मोल CO2 के अपचयन हेतु लगभग 5 ATP की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे 6 चक्रों से बना माने 6 बार 6 CO2 उपभोग लेते हैं तो वहाँ पर 18 ATP आता है, जबकि लाइट जा चुकी है, जबकि C4 पादपों में ये 30 ATP के लगभग आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर बात करें C4 पादप अधिक दक्ष होते हैं। C4 पादप अधिक दक्ष होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा C4 पादप जो हैं कंपैरेटिवली अधिक दक्ष होते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर लें तो अतिरिक्त ATP का निर्माण पुलाच्छद व मेसोफिल कोशिकाओं में होता है। यहाँ पर याद रखिएगा PF सेकेंड इसमें एब्सेंट होता है। C4 पादप प्रकाश C4 पादपों में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, इस वजह से ये अधिक दक्ष होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर C3 साइकिल जल की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी पूर्ण नहीं हो सकती, जबकि C4 पादप जो होते हैं वो कम CO2 की मात्रा में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, साथ ही ये जल की कम मात्रा में भी प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। अर्थात इसी नेचर की वजह से ये अधिकांशतः जीरोफाइटिक होते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जलाभाव की स्थिति में भी ये पादप पूर्ण दक्षता से अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ये CO2 के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं, बहुत कम मात्रा में भी ये जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहें कि C4 प्लांट्स प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने हेतु सार्थक होते हैं, अर्थात ये खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो कंपैरिजन हम यहाँ देखेंगे C3 और C4 पादपों में। सॉरी बेटा, मैं कह रहा हूँ वापस, एक बार लाइट जा चुकी है। तो C3 और C4 पादपों में हम यहाँ कंपैरिजन देखें तो अपने को कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। इनमें से कुछ कंपैरिजन में यही बताना चाहूँगा। देखिएगा CO2 यहाँ पर 2 बार CO2 का स्थिरीकरण 2 बार हो रहा है, तो यहाँ CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। C3 और C4 पादप में डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रथम ग्राही PEP होता है, जबकि वहाँ पर प्रथम ग्राही क्या होता है, RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट। यहाँ पर PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है, जबकि वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट यदि हम देखें, प्रथम स्थायी उत्पाद यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जबकि C3 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कहूँ तो इन पादपों में C4 पादपों में क्रैंज एनाटोमी पाई जाती है, जबकि C3 पादपों में क्रैंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। साथ ही C4 पादपों में यहाँ पर हम बात करें, C4 पादपों में
द्विरूपता, क्लोरोफिल की द्विरूपता पाई जाती है, क्लोरोफिल की द्विरूपता पाई जाती है, जबकि C3 पादपों में क्लोरोफिल की द्विरूपता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ये CO2 या अधिक प्रकाश संवेदनशील होते हैं, ये अधिक दक्ष पादप होते हैं C3 पादपों की तुलना में। और यदि हम यहां पर और अगर चेंजेस देखें तो 1 मोल CO2 के अपचयन के लिए C3 पादपों में 3 ATP की आवश्यकता होती है, अर्थात कुल 18 ATP आवश्यकता होती है, जबकि C4 पादपों में ये 5 ATP होते हैं। जो अतिरिक्त ATP जो यूज में आते हैं वो है पायरुविक एसिड से फास्फोइनोल पायरुवेट के निर्माण के दौरान। नेक्स्ट, C4 पादपों में प्रकाशीय शोषण नहीं पाया जाता है, जबकि C3 पादपों में फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। यहां यदि हम देखें तो C3 पादपों में PF1 व PF2 दोनों प्रेजेंट होती हैं, जबकि C4 पादपों में PF सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। ये CO2 के प्रति कम सुग्राही होते हैं, जबकि C4 प्लांट CO2 के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। तो इस प्रकार ये C3 व C4 पादपों में कुछ अंतर थे। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। लाइट जो है जा चुकी थी, इस वजह से मैं क्षमा चाहूँगा कि अगर कुछ क्लियरिफिकेशन ना हो पाया हो या कुछ डायग्राम में समझ नहीं आया हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो BSc फाइनल ईयर वालों बच्चों की जो डिमांड है प्लांट यूटिलाइजेशन, तो उस प्लांट यूटिलाइजेशन के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।